दोस्तों, हम जब भी म्यूचुअल फंड्स में कम रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो हमारे सामने तीन बड़ी कैटेगरीज के नाम आते हैं, जिनमें फ्लेक्सी कैप फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इन्वेस्टर्स के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि इन तीनों ही कैटेगरी में बड़ा डिफरेंस क्या है। जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से किस तरह से डिफरेंट है, और ये दोनों कैटेगरीज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड से किस तरह से डिफरेंस है। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक इन्वेस्टर को अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से इन तीनों ही कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी का चुनाव करना चाहिए अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपके ये सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, और साथ ही साथ इन तीनों कैटेगरीज में कौन से ऐसे अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करने पर विचार किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है उसे पूरा कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी, कौन से फंड किस काम आते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इन तीनों कैटेगरीज फ्लेक्सी कैप फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को एक टेबल के रूप में बना लिया है, ताकि आप इजीली कंपैरिजन को समझ पाएं। तो सबसे पहले अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करते हैं, तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बोला जाता है, और सेबी के रूल के हिसाब से इनमें 65% कम से कम इक्विटी सेक्टर में ही निवेश करना होता है। और ज्यादातर जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनमें एलोकेशन देखने को मिलती है लार्ज कैप स्टॉक्स में, और बाकी की जो बची हुई एलोकेशन है वो हमें देखने को मिलती है स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप कैटेगरी में। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स जाने जाते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स को आजादी होती है कि किसी भी मार्केट कैप में, यानी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अपनी एलोकेशन को मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखकर जे कितना चाहे बढ़ा सकते हैं। और जब फंड मैनेजर्स को मार्केट में ज्यादा रिस्क नजर आता है, तो जो स्मॉल और मिड कैप में एलोकेशन को कम करके लार्ज कैप में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे वोलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर सेक्टर वाइज भी और मार्केट कैप वाइज भी एलोकेशन को जितना चाहे कम कर सकते हैं, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। और अगर हम इस कैटेगरी के फंड्स के बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं, जिसको जो फॉलो करते हैं, तो यहां पर हमें नॉर्मली देखने को दो इंडेक्सेस मिलते हैं। एक तो निफ्टी 500 टीआरआई और एक होता है बीएसई 500 टीआरआई। तो ये जो इंडेक्सेस हैं इनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो तीनों ही कैटेगरी के इनमें स्टॉक्स होते हैं। जैसे 100 तो इनमें होते हैं लार्ज कैप स्टॉक, 150 होते हैं मिड कैप स्टॉक्स और 250 होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो फंड मैनेजर्स को यहाँ सिलेक्शन करने के लिए काफी बड़ा यूनिवर्स देखने को मिल जाता है। और अब सवाल आता है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, ये कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकते हैं। तो इस प्रकार के इन्वेस्टर जो कि कम से कम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रख के चल सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो रिस्क टॉलरेंस है वो हाई लेवल पर हो, क्योंकि जी प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं, इनमें वॉलेटिलिटी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स की। तो यहाँ पर जितने भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, उनके साथ मैंने अच्छी तरह से एनालाइज किया है, कंपेयर किया है और डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक किया है, और उसके बाद मेरे सामने निकल के आते हैं तीन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और दूसरे नंबर पे आता है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और नंबर 3 पे आता है आईसी पोटेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने अपने पास्ट के वीडियोस में क्लियर भी किया है। तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स की जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है काफी बढ़िया है, सोर्टिनो रेशो, वॉलेटिलिटी बहुत ही कम है, और साथ ही साथ सीआरपी रेशो भी काफी बढ़िया है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जी म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी के मुकाबले कम वॉलेटाइल रहते हैं। और अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, तो ये जो पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इनको लॉन्च हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, जिसकी वजह से पिछले 5 साल के और 10 साल के जो एवरेज एनुअल रिटर्न है वो काफी बेहतर रहे हैं अपनी कैटेगरी से। और ये जो आईसी पोटेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड है, ये जून 2021 को लॉन्च हुआ था। तो लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, तो ये कैटेगरी से काफी बेहतर रहा है। और अगर आप इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स की एसेट एलोकेशन को देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर मैं आपको क्विक स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो देख रहे हैं, ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की एसेट एलोकेशन है, और नंबर 2 पे आपके सामने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की है।
और जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं जी आईसी पोटेंशियल के फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की एसेट एलोकेशन है। और इसके बाद बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर जो कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की है। पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हैं और डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स हैं जी एक ही कैटेगरी के दो नाम हैं। तो इनकी एलोकेशन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। और रही बात एलोकेशन की, तो दोनों ही फंड्स में जो एलोकेशन है वो डायनामिकली चेंज होती रहती है बिटवीन इक्विटी एंड डेट। तो इक्विटी में आते हैं स्टॉक्स और डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में आते हैं जैसे बैंक एफडी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं वर्ड यूज करने वाला हूँ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो यहाँ नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इनको एक तरह के डायनेमिक हाइब्रिड फंड्स भी बोला जाता है, जिनमें मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से एसेट्स डायनामिकली चेंज होती रहती हैं। और अब हम जानते हैं कि ये फंड्स किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स मार्केट सिचुएशन को देखते रहते हैं। तो जब मार्केट में लगातार हायर साइड पे प्राइस जाता रहता है, मार्केट लगातार ऊपर को जाती रहती है, तो उस समय जो वैल्यूएशन है वो हायर लेवल पर हो जाते हैं। तो ऐसे में फंड मैनेजर्स लगातार इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो धीरे धीरे कम करके डेट में शिफ्ट करते रहते हैं, जिससे पोर्टफोलियो में रिस्क कम होकर एक बैलेंस बन पाए। और इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं, जब मार्केट चीप होती है, जब मार्केट में करेक्शन आई होती है, क्रैश आया होता है, तो वैल्यूएशन हायर साइड से लोअर साइड पर चले जाते हैं। तो उस समय ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए डेट से एलोकेशन को शिफ्ट कर दिया जाता है इक्विटी में, जिससे मार्केट कंसोलिडेशन के बाद, करेक्शन के बाद आने वाली बड़ी ग्रोथ का फायदा उठा सकें और अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। और अगर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी के हम बेंचमार्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्क देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स, ये इसका एक बेंचमार्क है। और इसके अलावा कुछ फंड्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि क्रिस्टल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स इस बेंचमार्क को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ 50-50 का मतलब है दो एसेट क्लासेस, एक है इक्विटी और दूसरी है डेट। और ये जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं, इनको ऑटोमेटिकली मार्केट टाइमिंग को हैंडल करने वाले फंड्स बोला जाता है। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर को मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अभी मुझे मार्केट में एंट्री करनी है या एग्जिट करना है। ये बैक एंड पे फंड मैनेजर्स अपने आप करते रहते हैं। जब उन्हें इक्विटी में रिस्क लगता है तो डेट में एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं, और जब उन्हें इक्विटी में अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो डेट से एलोकेशन को इक्विटी में ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से मार्केट टाइमिंग को फंड मैनेजर्स द्वारा हैंडल किया जाता है। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सूटेबल रह सकते हैं जो पहली बार इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो इन्वेस्टर जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़े कंजर्वेटिव साइड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि उन्हें मार्केट में इक्विटी का एक्सपोजर भी चाहिए, थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन जो रिस्क है वो ज्यादा हायर साइड पे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सूटेबल रह सकते हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें, तो जिन इन्वेस्टर्स के पास 3 से 5 साल का भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कैटेगरी के फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी के अंदर अगर हम कुछ अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जिनके बारे में मैंने रिसेंट वीडियोस में भी बात की है, तो मेरे सामने 3 फंड्स निकल के आते हैं, जिनमें सबसे पहला फंड है एचडीएफसी का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और दूसरे नंबर पे आता है आईसी पोटेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और नंबर 3 पे आता है एसबीआई का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो अगर आप इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज देखना चाहते हैं, एलोकेशन देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने है एचडीएफसी के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का पोर्टफोलियो, तो इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और नंबर 2 पे आप जो देख रहे हैं ये आईसी पोटेंशियल के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एलोकेशन है, और नंबर 3 पे आपके सामने एसबीआई के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का पोर्टफोलियो नजर आ रहा है। तो इसकी एलोकेशन को आप स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हमने डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात की है, तो ये सभी वो फंड्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम रखते हैं, जिसमें ये डिफरेंट मार्केट कैप्स में और डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ केवल एक ही मार्केट में निवेश करने की बात हो रही है, और वो है इंडिया की इक्विटी मार्केट। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क को मैनेज करने के लिए और डिफरेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए
एक अच्छा पोर्टफोलियो उसे कहा जाता है, एक अच्छी स्ट्रेटजी उसे कही जाती है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट केवल एक ही मार्केट या एक ही एसेट क्लास की बजाय मल्टीपल एसेट क्लासेस में और ग्लोबल एक्सपोजर द्वारा की जाए। तो आपके पोर्टफोलियो में इंडिया की इक्विटी मार्केट के अलावा ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यूएस की मार्केट का। तो देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको डिटेल में समझने की जरूरत है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी इंडिया की इक्विटी मार्केट ग्लोबल लेवल पे केवल 3% मार्केट कैप को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर हम यूएस की मार्केट की बात करें तो टोटल ग्लोबल मार्केट में इसका एक्सपोजर है 44.5% का। तो यहाँ पर जी मार्केट नंबर 1 पोजीशन पे ग्लोबल लेवल पे लीड कर रही है और इंडिया की जो इक्विटी मार्केट है वो रैंक करती है नंबर 7 पर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा नंबर 2 पे जहाँ चाइना की मार्केट है 9% के साथ, जापान की 4.5%, हांगकांग की 4%, ताइवान की 3% और साउथ कोरिया की 3.1%। और यूएस की मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अच्छा खासा ग्लोबल एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, बिजनेसेस और अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं, वो हमें नॉर्मली अभी इंडिया की इक्विटी मार्केट में देखने को नहीं मिलती। जैसे कि एग्जांपल के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया और जो ईवी सेक्टर है उसका काफी एक्सपोजर यूएस की मार्केट में है। और यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हैं कि काफी एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इंडिया की इक्विटी मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स का भी एक्सपोजर शामिल हो जाता है तो इससे रिस्क एक तो मैनेज हो जाता है और दूसरी तरफ यहाँ ग्रोथ पॉसिबिलिटीज भी काफी बढ़ जाती हैं। तो इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में केवल इंडिया की इक्विटी मार्केट का ही एलोकेशन है तो आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। लेकिन अगर हम पहली 2 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की बात करें जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उनमें तो ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें तीसरी कैटेगरी की ओर रुख करना होगा जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की है और इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स में मोस्ट डाइवर्सिफाइड कैटेगरी। ऐसा क्यों बोला जाता है इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सेबी के रूल के हिसाब से कम 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस का चुनाव करना पड़ता है और उनमें कम से कम 10% की एलोकेशन हर एक एसेट क्लास में रख के चलना पड़ता है। तो इससे एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। तो टिपिकली अगर हम इस फंड कैटेगरी के एलोकेशन पैटर्न को देखें तो यहाँ पर हमें नॉर्मली देखने को मिलती है सबसे पहले इक्विटी एसेट क्लास जिसमें स्टॉक्स आ जाते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और इसके बाद आप देखेंगे आती है डेट कैटेगरी। तो डेट कैटेगरी में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में है। तो यहाँ पर रिस्क की मात्रा बहुत ही कम होती है। और नंबर 3 पे यहाँ कमोडिटीज शामिल होती हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर हो सकता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और यहाँ पर रियल एस्टेट का भी थोड़ा एक्सपोजर हमें इन फंड्स में देखने को मिलता है जो कि जी रीट्स द्वारा, जिनको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वहां से जी एलोकेशन रख के इन्वेस्ट करते हैं। और इस कैटेगरी को सबसे अलग बनाता है इसका गोल्ड कंपोनेंट। तो गोल्ड में यहाँ पर सेबी के रूल के हिसाब से कम 10% की एलोकेशन तो रखनी ही पड़ती है और गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज के तौर पर जाना जाता है। तो जितनी भी महंगाई बढ़ती है वो एडजस्ट हो जाती है गोल्ड के प्राइस में। तो जो भी अगर आपने गोल्ड बाय किया है कभी भी इन्फ्लेशन के नीचे नहीं जाएगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को करेंसी के मुकाबले कम नहीं होने देगा। और अगर हम दूसरी सिचुएशंस की बात करें, जैसे मार्केट में क्रैश आ जाता है, वॉर के दौरान मार्केट गिर जाती है, तो उस समय गोल्ड एक हेज के रूप में काम करता है। वो आपके पोर्टफोलियो को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि जो गोल्ड एंड इक्विटी है इसका ज्यादातर देखें तो हिस्टोरिकली कोई कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादातर हिस्टोरिकली ऐसा ही देखा गया है जब इक्विटी मार्केट नीचे होती है तो गोल्ड ऊपर होता है, यानी पोर्टफोलियो को हेज के रूप में सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आइए इसको डाटा प्रूफ के साथ भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो ब्लू लाइन है, ये निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करने वाला निफ्टी 20 है और दूसरे नंबर पे येलो लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये है गोल्ड 20 की, जो कि गोल्ड के प्राइस को फॉलो करने वाला ETF है। तो यहाँ पर आप हिस्टोरिकली देख सकते हैं 2007 से लेकर अब तक का ये डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जैसे साल 2020 की ही बात करें जिस समय पेंडेमिक का टाइम था, तो येलो लाइन में आपको गोल्ड यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है और इक्विटी यहाँ नीचे दिखाई दे रही है।
तो जहां एक अच्छी तरह से हेज का काम किया, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन का काम किया गोल्ड ने। और इसके बाद अगर हम साल 2016 की बात करते हैं, जिस समय मार्केट में गिरावट आई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड ऊपर रहा और इक्विटी नीचे रही। और इसके भी पीछे अगर हम चले जाते हैं तो 2012-13 में जब मार्केट गिरी हुई थी, तो यहाँ पर हमें गोल्ड ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हिस्टोरिकली ये क्लियर हो जाता है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए गोल्ड ने एक हेज की तरह काम किया है, सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड की है। और ऐसे कई सारे मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के फंड्स हैं जिनमें ग्लोबल एक्सपोजर भी काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर हम इन फंड्स के जनरल पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मली हमें यहाँ पर इक्विटी में 50% का एक्सपोजर देखने को मिलता है, और डेट में 20% का, गोल्ड में 20% का हो सकता है, या फिर 12% गोल्ड में और 8% सिल्वर में, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देखने को मिल सकता है। और जो रीट्स है, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है, वो 8 से 10% का देखने को मिल जाता है। और अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ कंपोजिट इंडेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एसेट्स का चुनाव किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए BSE 500 यहाँ इक्विटी के लिए, डेट के लिए निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स, और साथ में कमोडिटीज के लिए यहाँ इंटरनेशनल इंडेक्स यानी ICOMDEX कंपोजिट इंडेक्स देखने को मिल जाता है। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकते हैं जो कि कंजर्वेटिव अप्रोच चाहते हैं, जिनको इक्विटी का एक्सपोजर भी चाहिए लेकिन साथ में बिल्ट इन हेज भी चाहिए। जैसे मार्केट क्रैश के दौरान और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कमोडिटीज, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और साथ में जी रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर चाहते हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें, तो जिन इन्वेस्टर्स के पास कम से कम 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो ऐसे फंड्स का चुनाव करके चल सकते हैं। लेकिन आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि जब भी आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन करके चलना होगा। आपका जो पैसा है वो इंडिया की मार्केट में भी होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर में भी होना चाहिए, और साथ में ग्लोबल एक्सपोजर भी होना चाहिए। तो इससे पोर्टफोलियो में एक तो लॉन्ग टर्म में रिस्क मैनेज हो जाता है, और साथ ही साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ जाती है। और ज्यादातर वही इन्वेस्टर्स अच्छी रिटर्न पोटेंशियल बना पाते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 10 से 15 साल का हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के आपको एक तो कई सारे साइकिल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब बारी आती है इस कैटेगरी के कुछ अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स की, जो कि मैंने काफी रिसर्च करने के बाद निकाले हैं। तो यहाँ पर 3 फंड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और दूसरे नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और यहाँ पर तीसरे नंबर पे है DSP का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो अगर हम इन तीनों की एसेट एलोकेशन को देखते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो इंडियन इक्विटी है, वो यहाँ ICICI प्रूडेंशियल में हमें 71% देखने को मिलती है, निप्पॉन में 55% और DSP में 46%। और इसके अलावा जो डेट है वो यहाँ ICICI में है 16%, निप्पॉन में 20% और DSP में 22%। और जो ICICI प्रूडेंशियल है, इसमें गोल्ड का ही एक्सपोजर देखने को मिलता है 11.5% का, लेकिन जो निप्पॉन इंडिया है इसमें सिल्वर एंड गोल्ड का मिक्स एक्सपोजर देखने को मिलता है तकरीबन 14% का। और इसके अलावा जो DSP का मल्टी एसेट है, इसमें 12% का कमोडिटीज का एक्सपोजर है, यानी सिल्वर और गोल्ड। और इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें, तो जहां ICICI प्रूडेंशियल में हमें ये केवल 0.16% देखने को मिलता है, लेकिन जो निप्पॉन इंडिया का फंड है इसमें 5.23% की एलोकेशन ग्लोबल फंड्स की है, जिसमें ये MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के ETF में निवेश करते हैं। और तीसरे नंबर पे DSP के फंड में ग्लोबल एक्सपोजर 13.5% का है। तो यहाँ पर ग्लोबल इक्विटी का एक्सपोजर DSP में सबसे ज्यादा है, और निप्पॉन इंडिया में हमें एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है। और लास्ट में बारी आती है रीट्स की, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, जो कि 1.2% है ICICI में, निप्पॉन में 0.67 और DSP में 4.5%। तो ये तीनों ही मल्टी एसेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं। तो अगर कोई निवेशक चाहे तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन लेके चल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने तीनों डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया है और उनके अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स को भी जान लिया है। और इन तीनों में से जो सबसे बेहतर कैटेगरी है वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की निकल के आती है,
क्योंकि यहाँ पर एक ही फंड द्वारा मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश करके रिस्क को मैनेज करने का प्रयास किया जाता है और साथ ही साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब तक हमने तीनों डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करके देख लिया है, इनके मेन डिफरेंसेस को जान लिया है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।